मेरा नाम नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है मैक्स और आज मैं लाया हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से एक नया लेक्चर। और ये लेक्चर होगा मेडिवल इंडिया से, यानी कि मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत में आज हम देखेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की, जो सबसे पहले रूलर थे वो थे ममलूक डायनेस्टी के। जिसको गुलाम वंश कहते हैं। ममलूक मतलब गुलाम। इसकी जो स्थापना की है वो की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका पीरियड है 1206 से लेके 1210, यानी कि दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ 1206 में। और इसमें जो पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका टाइम चला है 1210 तक। लेकिन ये रियल फाउंडर नहीं माने जाते। इतिहासकार इनको रियल फाउंडर नहीं मानते, लेकिन इनको फाउंडर ज़रूर मानते हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से करेंगे तो इन्हें संस्थापक मानना पड़ेगा। लेकिन रियल संस्थापक जो मानते हैं हम, वो मानते हैं इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश को रियल फाउंडर क्यों मानते हैं? इनका पीरियड है 1210 से 1236। इसलिए मानते हैं हम, ये जब हम पूरा दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश डिस्कस करेंगे आज, कुतुबुद्दीन ऐबक को और इल्तुतमिश को, तो हम देखेंगे कि क्यों इल्तुतमिश रियल फाउंडर माना जाता है। दिल्ली के वास्तविक संस्थापक, दिल्ली की ममलूक डायनेस्टी, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी के रियल फाउंडर माने जाते हैं इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश, अब ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का सवाल पैदा होता है। तो कुतुबुद्दीन एक दास था, इसलिए तो इसको दास डायनेस्टी कहते हैं। गुलाम था, वो स्लेव था, इसलिए ये स्लेव डायनेस्टी कहलाएगी। ये दास किसका था? मोहम्मद गौरी का। मुइजुद्दीन कहते हैं मोहम्मद गौरी का, जिसने भारत में 2 फेमस लड़ाई लड़ी है। बैटल ऑफ तराइन, हिंदी में तराइन का युद्ध, 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। इन युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत हेल्प की मोहम्मद गौरी की, यानी कि ये सैनिक की टुकड़ी में शामिल था और इसने इस इंडिया के में जो मोहम्मद गौरी आया था उसके अभियान में बहुत हेल्प की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका दास ही था, मोहम्मद गौरी का। जब मोहम्मद गौरी दिल्ली से वापस जाएंगे तो ये अपनी सत्ता, अपना वो दे के जाएंगे कंट्रोल कुतुबुद्दीन ऐबक को भी। आप देखिए, कुतुबुद्दीन दास था, तो दास तो रूलर बन नहीं सकता, तो इनको दास मुक्ति पत्र लेना पड़ेगा। तो इन्होंने गौर से दास मुक्ति पत्र लिया। जाकर मोइनुद्दीन शासक था, वो तो मर जाता है 1206 में। मोहम्मद गौरी सुल्तान मोहम्मद से ये दास मुक्ति पत्र ले लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपने आप को एक स्वतंत्र वो करते हैं। लेकिन उस समय इन्हें टाइम ही नहीं मिला दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, यानी कि कंसोलिडेट करने के लिए। दिल्ली के जो आसपास के एरिए थे, वो टाइम मिलेगा इल्तुतमिश को। इन्हें टाइम मिला सिर्फ 6 साल का। 1206 से 1210 में मर गए, 4 साल का। इस 4 साल के पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर रूल किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था निशापुर में। इनको हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जेनरसिटी का काम करते थे, दान पुण्य का काम करते हैं। इनको लाख बख्श भी कहते हैं। इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी 1199 में, जिसको कंप्लीट करवाएंगे इल्तुतमिश। और फिर 5th मंजिल को देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। जब तुगलक डायनेस्टी आएगी तो तब बात करेंगे उसकी। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रख रहा है कुतुब मीनार की। एक सूफी सेंट थे बख्तियार काकी, उनकी याद में बख्तियार काकी, उनका बहुत सम्मान करते थे, इल्तुतमिश भी बहुत सम्मान करते हैं उनका। कंप्लीट करवाया इसे कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार जिसकी हाइट है 72 मीटर, 72 मीटर स्टार्ट करवाया ऐबक साहब ने और कंप्लीट किया इल्तुतमिश साहब ने 1191 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में, घोड़े से गिर गए थे चौगोन खेलते हुए। चौगोन मतलब मध्यकालीन का पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, इन्हें टाइम ही नहीं मिलता। अब इनके बाद आते इल्तुतमिश, जो इनके गुलाम भी थे और इनके सन इन लॉ भी थे, दामाद भी थे। इनके 3 ही लड़की थी, तो सत्ता जाती है इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश को तुर्क अमीर पसंद नहीं करते। अब देखो संघर्ष शुरू होगा आपस में। अब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठेंगे। पीरियड 1210 से 1236, 26 साल मिल गए। अब ये करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को ये कंसोलिडेट करेंगे। अब बाकी एरिया भी औरों को मिलते हैं 4 तुर्कों में, जैसे सिंध है, मुल्तान है, यहीं उच्छ है। दूसरा एरिया लखनौती है। लखनौती जो लक्ष्मण सेन की कैपिटल थी। प्री जो मिडिवल का हिस्सा है वो देखेंगे, उसमें लखनौती सेन की थी। यहाँ खिलजी को मिलता है, खिलजी भी तुर्क अमीर थे। और फिर दिल्ली मिलती है इल्तुतमिश को। और इन तीनों के बीच में संघर्ष होगा लाहौर के लिए। अब होगा क्या कि नॉर्थ वेस्ट से अब आएगा चंगेज़ खान, और चंगेज़ खान पीछा करेगा जलालुद्दीन जो ख्वारिज़्म का शहजादा था, उसका पीछा करते हुए नॉर्थ वेस्ट पाएगा। चंगेज़ खान मंगोल था। इल्तुतमिश से जलालुद्दीन मदद मांगेगा, लेकिन वो तो चंगेज़ खान के बारे में जानता है। वो चंगेज़ खान के खिलाफ संघर्ष करने से मना कर देता है। तो अब उसका पीछे करने से फ़ायदा क्या होता है इल्तुतमिश को, कि जो उधर का एरिया था कुबाचा वाला, ये मिलता कुबाचा को। कुबाचा ये कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि पीछा करते करते जलालुद्दीन इसकी तरफ भागेगा। अब कुबाचा पड़ जाएगा कमज़ोर। फिर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के इल्तुतमिश इसको मार देगा। तो कुबाचा ख़त्म। लखनौती में क्या होगा? लखनौती में बख्तियार खिलजी आएगा। बख्तियार खिलजी
यहाँ पर आएगा बख्तियार खिलजी। इसका नाम सुना भी होगा। इसको माना जाता है कि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया, कि इतनी बुक इसने जलाई कि अगले 2 साल तक जलती रही। अब ये सत्य है या असत्य है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है। बख्तियार खिलजी आएंगे तुर्क। पहले तो मुइजुद्दीन से ये भेंट करेंगे, लेकिन इन्हें वो सम्मानजनक पद नहीं मिलेगा, तो ये बदायूं में फिर इक़्तिदार के यहाँ नौकरी कर लेंगे, और फिर ये कूच करेंगे ये बिहार बंगाल की तरफ को। तो यहाँ पर इनका मुकाबला होगा लक्ष्मण सेन से। हो नहीं पाता है, तो वो नादिया में ये पहुँचता है, और नादिया को ये कैपिटल समझने की गलती कर देता है बख्तियार खिलजी, जबकि लक्ष्मण सेन की कैपिटल थी लखनऊ। अब वो ये दावा कर देता हरा दिया। फिर ये पहुंचता है बिहार, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर बंगाल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदयपुर, इनको नुकसान पहुंचाता है बख्तियार खिलजी, जो तुर्क जाति का था, तुर्क जनजाति थी एक, उससे संबंधित रखता था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था, और जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। उनका खात्मा कैसे होता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का हुआ। पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन जीतने की जल्दी बहुत थी, और 33 साल की उम्र में ही इस दुनिया को रुखसत हो गया। इन्हें ही बहुत जल्दी थी। लखनऊ, इन्होंने बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया, अब कह रहा है इस पहाड़ों के पीछे तुर्कमेनिस्तान का एरिया, असम ये जीतेंगे। जब ये जीतने निकलते हैं नदी पार करके, तो क्या होता है, पत्थर के पुल पे चढ़ते हैं। वापसी जब आते तो पूरा पुल टूटा हुआ है, सारी आर्मी नदी में डूब जाती है। किसी तरीके से ये कुछ सैनिकों को लेके आते हैं अपना, और जब आते हैं तो क्या होता है, बहुत सदमा पहुंचता है इन्हें, यार मेरी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बीमार पड़ जाते हैं। फिर एक तुर्क अमीरी अली मर्दान इनको मार देता है। अली मर्दान बख्तियार खिलजी को मारता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और उदयपुर को जो इन्हें नुकसान पहुंचाया था, वो घटना हुई थी 1202 में, और ये अली मर्दान वाली फिर ये घटना होती है 1205 में। इन्हें मार देते हैं। अब अली मर्दान को मिल जाता है सपोर्ट तुर्कों का, वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसको अली मर्दान को अब ख़त्म करेगा इवाज, जो टाइटल लेगा गयासुद्दीन का। इवाज अब इस अली मर्दान को ख़त्म करके रूल, ये इल्तुतमिश की, जब इल्तुतमिश जाता इससे युद्ध लड़ने, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है इसका इल्तुतमिश को, लेकिन जैसे आता फिर अपना आप को अलग कर लेता, तब तो इवाज को भी मारा जाएगा। अब इवाज को मारा जाएगा, इवाज को जो अली मर्दान के बाद बैठा लखनऊ में, इसको मारेगा कौन, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन साहब है इल्तुतमिश के बेटे, इल्तुतमिश के बेटे, तो ये इसे मार देंगे। अब जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिया में, जैसे इन्हें इल्तुतमिश को ये भी कहा जाता है कि इन्होंने महाकाल, उज्जैन का महाकाल मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि ध्वस्त करने का आरोप है इनके इल्तुतमिश पे महाकाल मंदिर का। लेकिन एक काम जरूर करते हैं, ये रणथंभौर का जो किला, जो अभेद्य किला था, जिसको ये माना जाता था कि ये किला भेद नहीं हो सकता, उसको ये भेद देते हैं इल्तुतमिश। चौहान डायनेस्टी के अंदर में था। अब ये रणथंभौर को, यानी कि इधर से इन्होंने रणथंभौर जीत लिया, उधर से बंगाल बिहार भी इन्होंने जीत लिया, उधर से लाहौर भी इनके कब्जे में आ गया। लाहौर के बाद जो नॉर्थ वेस्ट एरिया सिंध विंध का, वो भी इनका पक्का हो गया, क्योंकि चंगेज़ खान मर गया।
कुबाचा डूब के मर गया। तो ये जो इतना एरिया है ये सब दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश कंसोलिडेट कर रहा है। सारा एरिया नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट में और राजस्थान का और फिर उज्जैन का जो एरिया है, इन सबको इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंडर में ले आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ीकरण क्या बोलते हैं हिंदी में, सुदृढ़ीकरण करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, सबको एक साथ इकट्ठा दिल्ली सल्तनत के छत्र के नीचे लाने के लिए इल्तुतमिश ही सारी चाल ढाल और ये इन सब जो उसके विद्रोही होते हैं इन सबको वो खत्म करता है। और ये भी गुलाम था तो इसे भी चाहिए पत्र, तो ये यलदूत से पत्र लेता है। मुक्ति पत्र बादशाह बनने के लिए। तो ये इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये दिल्ली को एक कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, आसपास के एरिया को दिल्ली के अंडर में ला रहा है। जो इधर उधर विद्रोह हो रहे थे या इधर उधर जो दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे या तुर्क अमीरी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन सबको ये निपटाता है और फिर दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है, वास्तविक नींव। तो दिल्ली सल्तनत में हमने 2 रूलर देखे अभी। इसके बाद इल्तुतमिश की लड़की गद्दी पे बैठेगी, रज़िया सुल्तान, फेमस जो होगी, एक फीमेल दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला, पहली रूलर रज़िया सुल्तान, वह फिर गद्दी पे बैठेगी। बाकी इसके पुत्र होते हैं लेकिन उन्हें काबिल नहीं समझता, तो रज़िया सुल्तान आएगी। तो अभी हमने आज देखा दिल्ली के 2 रूलर जिन्होंने दिल्ली वंश की स्थापना, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। ब्रीफ इसका ये है, गौड़ से इनका संबंध था, अब ये अपने आप को गौड़ से पूर्ण से स्वतंत्र कर लेते हैं, यानी कि अब ये किसी के अंडर में नहीं है। और जब इन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई तो अब इनकी नई सल्तनत स्थापित हो गई जिसको इन्होंने दिल्ली सल्तनत का नाम दिया जाता है। ये जो मोहम्मद गौरी जो भारत आया था उसी के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए थे, जो उनकी आर्मी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उस भूमिका के बदले उसमें जो रोल उन्होंने अदा किया बैटल ऑफ तेराइन में 1191 और 1192, उसका परिणाम है कि उन्हें ये वाला एरिया मिला और वो इस एरिया को सुदृढ़ कर पाते, कंसोलिडेट कर पाते, उससे पहले ही 4 साल में वो मर लिए। बता दिया निशापुर में पैदा हुए थे, लाख बख्श उनको कहा जाता था। कुतुब मीनार की उन्होंने नींव रखी बख्तियार खां की याद में। चौगान खेलते हुए वो मर गए। फिर उनके दामाद बैठे जो उन गुलाम भी थे, इल्तुतमिश, 3 ही लड़की थी कुतुबुद्दीन में के। इल्तुतमिश पर पूरे एरिया को, पूरा जो पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान है, मुल्तान, सिंध, उसको कंट्रोल करेंगे। इधर आसाम, बंगाल, बिहार को कंट्रोल करेंगे। इधर उज्जैन और ये जो एरिया रणथंभौर, इसको कंट्रोल करेंगे और फिर ये अपना दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर देंगे। और तुर्क अमीर को भी फिर मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले तो वो इसके अगेंस्ट में थे कि एक गुलाम कैसे, गुलाम के तो अगेंस्ट में होंगे, लेकिन ये गुलाम जो थे, जो विदेशी गुलाम होते थे, वो भारतीय गुलामों से अलग होते। भारतीय गुलामों को तो बस गुलामियत ही करनी पड़ती थी और उसी गुलामियत में उनका दम निकल जाता था, मौका ही नहीं मिलता था। यहाँ लेकिन गुलाम है और मौका भी मिल रहा है कि उन्हें आर्मी में बड़ी पोस्ट भी मिल रही है, वो अपना रोल निभा रहे, तो उनको देखो उत्तराधिकारी के रूप में मिल भी रहा है। और अपने आप को जब ये गौड़ से स्वतंत्र कर लेंगे तो ये वास्तविक संस्थापक कहलाएंगे, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहलाता। लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड 1206 से मानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, तो 1206 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हुआ। बट डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं हम दोनों में, बोथ द रूलर, कि द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत शुड बी इल्तुतमिश बिकॉज ही कंसोलिडेटेड द एंटायर दिल्ली सल्तनत फॉर विच डिफरेंट तुर्कीज रूलर फाइटिंग फॉर ईच अदर। तो इसका मतलब है कि इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर कहेंगे
और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम फाउंडर कहेंगे, क्योंकि इसका पीरियड 1206 से शुरू होता है। तो आज हमने 2 रूलर किए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जो 1236 तक का हमारा पीरियड ख़त्म हुआ। अगले में हम 1236 से और आगे का पीरियड देखेंगे। तब तक के लिए बस यहीं पर ख़त्म करते हैं लेक्चर, और जल्दी मुलाकात होगी एक दूसरे नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।